हेलो स्टूडेंट्स, विद्या अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। 11th क्लास का पोल साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका, इसका एक पार्ट कल हो चुका है। आप हमारे वीडियो सेशंस में जाकर, रिकॉर्डेड सेशन में जाकर उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। राष्ट्रपति की स्थिति और विवेक अधिकार के मुख्य बिंदु से आज हमने क्या करनी है, यहाँ पर बात करनी है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि राष्ट्रपति स्थिति औपचारिक प्रधान, राष्ट्रपति सरकार का केवल संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है, लेकिन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति को कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपातकालीन शक्तियां प्राप्त होती है। तो बेसिकली अगर राष्ट्रपति को शक्तियां जो प्राप्त होती है वो आपातकालीन होती है। जैसे कि अगर मान लो कोई व्यक्ति, जैसे प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे, या फिर सीएम अपने पद से इस्तीफा दे दे, तो राष्ट्रपति शासन जो है वो लग जाता है। वास्तविक कार्य का केजरीवाल ने दिया था ना बीच में। वास्तविक कार्यकारी लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने के कारण प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की वास्तविक कार्यपालिका है। कोरोना में भी तो लगा था राष्ट्रपति शासन 1244। राष्ट्रपति के विवेक अधिकार, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य होते हैं, फिर भी वह मुख्य रूप से निम्नलिखित अवसरों पर क्या करता है, विवेक का इस्तेमाल करता है। पुनर्विचार करने के लिए मैंने कल बताया था कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि कोई सलाह उसके लिए ठीक नहीं है, तो वो दोबारा उसको क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। सूचना मांगने का अधिकार भी है उसका, कि वो मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के संबंध में जानकारी जो है वो मांग सकता है कि भाई ठीक है, आप मुझे जानकारी दे दो। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है। संविधान में राष्ट्रपति के पास जो भी विधेयक आता है पर स्वीकृति देने या ना देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं होती। वीटो पावर यही है कि उसको बोला जाए कि अभी मैंने तेरे को बिल भेजा है, आधे घंटे में तेरे को साइन करके देना पड़ेगा, वरना तेरी तो बैंड बजेगी। ऐसा कुछ नहीं, उसकी कोई समय सीमा नहीं है। वीटो, राष्ट्रपति यदि किसी विधेयक पर ना तो कोई निर्णय लेता है और ना ही उसे संसद को लौटाता है, तो उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति के पास कोई बिल आया, राष्ट्रपति के पास क्या है, कोई बिल आया और उसने ना तो उसे आगे रिव्यू करने के लिए दिया कि भाई जाके दोबारा एक बार देख लो, नहीं दिया, और उसको अपने पास ही रख लिया, तो पास भी नहीं किया साइन करके, तो वो क्या होता है, पॉकेट वीटो होता है। जेब में पड़ा है बिल उसके, पास करेंगे। धन विधेयक पर लागू नहीं होता। राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी संसदों पे पुनर्विचार के लिए बिल को क्या कर सकता है, भेज सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेएल सिंह ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, पास नहीं किया था उसे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका विवेक अधिकार है। जब लोकसभा चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब राष्ट्रपति अपने विवेक का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। उसे लगता है कि अब उसे क्या करना पड़ेगा, अब उसे सहमति देनी पड़ेगी। तो ऐसा कब हुआ, 1977 के बाद भारतीय राजनीतिक दल में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण उसने कई बार क्या किया, समर्थन किया, चुनाव में बहुमत करने की क्या करी, कोशिश करी। हाँ, विश्वास पत्र भी मिलता है बेटा। देखो, हमारे देश में जो हमारे प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी, उनको 10 दिनों के भीतर अविश्वास मत प्राप्त हुए थे। तो उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री होता है उसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है। जब सेकेंड टाइम बने थे, शायद जब सेकेंड टाइम बने थे ना ये, तब इनको अविश्वास पत्र मिला था। इसके बाद प्रधानमंत्री, नॉन कॉन्फिडेंस लेटर, मतलब अब लोग जितने भी उनके साथ है ना, वो काम नहीं करना चाहते, या वो उनके काम करने के तरीके से या उनके काम करने के तरीके में बहुत डिफरेंस है, कि वहाँ मीटअप नहीं हो पा रहा या डिसीजन लेने में डिले हो रहा है, तो वहां पे अविश्वास पत्र दे देते हैं कि अब ये लोग काम नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रपति की भूमिका, तो राजनीतिक परिस्थिति 1977 के बाद भारत की राजनीतिक दलीय प्रतिस्पर्धा जो है बढ़ती चली गई। कभी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ऐसी स्थिति में जब कोई स्पष्ट बहुमत ना मिले, तो राष्ट्रपति वहां पे काम कर सकता है। ये रिपीटेड है, कॉन्फिडेंस, अविश्वास पत्र सदन में। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां क्या होती है, कि बदलावों के कारण राष्ट्रपति पद का महत्व काफी बढ़ गया। 1998 तक 4 संसदीय चुनावों में किसी भी दल या गठबंधन को पूरी सीटें नहीं मिली। जब पूरी सीटें नहीं मिली, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकार का उपयोग करके क्या लेता है, निर्णय लेता है और गठन में आमंत्रित करता है कि ठीक है, आज संसदीय राष्ट्रपति का मुख्य रोल क्या है, राष्ट्रपति का मुख्य रूप है औपचारिक शक्ति वाले राष्ट्र के अलंकारिक प्रधान होते हैं। ये राष्ट्र के अलंकारिक प्रधान मतलब कि राष्ट्र को रोल करना, राजा है ना, रोल करना। संसदीय व्यवस्था मंत्रिपरिषद विधायिका के समर्थन पर निर्भर होती है। यदि गठबंधन सरकार में किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले, तो देश चलाने और प्रधानमंत्री को नियुक्त करने में राष्ट्रपति की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। निर्वाचक मंडल, राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, ये भी अप्रत्यक्ष ही होता है। ठीक है,
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का ही चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से प्रस्ताव पास करना पड़ता है और उस पर लोकसभा की सहमति भी क्या होती है, आवश्यक होती है। जैसे कि आप वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाना चाहते हो तो आपको राज्यसभा से बहुमत लेना पड़ेगा और उसके बाद लोकसभा की भी सहमति इसमें क्या है, आवश्यक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो होते हैं, मतलब मेंबर नहीं होते लेकिन होते हैं एक्स ऑफिशियो। मतलब कि कैसे बताऊं, राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष होते हैं, सदस्य नहीं होते, ऐसा बोला जाता है। मैं बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी इसको। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देता है या उसके ऊपर महाअभियोग चलाया जाता है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ गलत बोला है, तो वहां पे फिर काम कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। वैसे हमारे यहाँ पर ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद केवल, राष्ट्रपति केवल मंत्री परिषद की सलाह पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्या करते हैं, सलाह पर कार्य करते हैं। इस परिषद के प्रधान मुखिया होते हैं। संसदीय प्रधानमंत्री बने रहना, लोकसभा में बहुमत प्रदान करना, समर्थन देना, ये चीजें हैं। नियुक्ति प्रक्रिया, प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, लोकसभा बहुमत प्राप्त करते हैं। 1989 में भी बहुदलीय गठबंधन ही हुआ, तब भी राष्ट्रपति आगे आए गठन बनाने के लिए, आमंत्रण किया उन्होंने सारे गठन को। उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, मंत्रियों का चयन और विभागों का आवंटन प्रधानमंत्री की यह तय करते हैं कि उनकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होगा। मतलब प्रधानमंत्री ही ये तय करता है कि उसके साथ कौन कौन काम करेगा, ठीक है। और प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों के बीच पद, स्तर और मंत्रालय का बंटवारा भी करता है। कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनेगा, कौन एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, ये सारे काम प्रधानमंत्री करता है कि किसके पद किसके पास जाएंगे। खेल मत तू। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री बनाया जाता है। ये कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, ये उप मंत्री है। सदस्यता की अनिवार्य होती है। 6 महीने के भीतर जो होते हैं ना, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। मान लो वो संसद का सदस्य है ही नहीं और सीधा क्या बन गया, वो मंत्री बन गया या प्रधानमंत्री बन गया, तो उसे पहले 6 महीने सदस्य रहना पड़ेगा। सदस्य के तौर पर क्या होना पड़ेगा, निर्वाचित होना पड़ेगा। भाई बात समझ में नहीं आई, इलेक्ट इलेक्ट चुना। संविधान सभा में मतभेद, संविधान सभा के कई सदस्यों का विचार था कि मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की बजाय विधायिका को करना चाहिए। कई बार बोला गया कि लेजिस्लेटिव को करना चाहिए। बेगम अजीज रसूल ने बहस के दौरान स्विस प्रणाली का समर्थन किया जहां विधायिका कार्यपालिका को एक निश्चित समय के लिए चुनती है। ये कब हुआ, ये आपका 51 मतलब 91 संशोधन अधिनियम है, जिसके अंदर बताया गया कि मंत्री परिषद का आकार परिस्थितियों के अनुसार तय होता था। इसका आकार बहुत कई बार बड़ा भी हो जाता था, तो ये गलत है ना, बड़ा होना सही है कि छोटा रहना ठीक है। क्या समझ नहीं आया, क्योंकि घर जाके तूने पढ़ा नहीं चैप्टर जो प्रीवियस वाला। देख सुन, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इस संशोधन में पहले मंत्रिपरिषद का आकार परिस्थितियों के अनुसार तय होता था। जो सिचुएशन आई उस हिसाब से मंत्रिपरिषद का आकार हो गया कि इतने परिषद काम करेंगे संसदन के अंदर बैठ के, लेकिन वो कभी कभार बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, तो ये गलत था, ठीक है। जितने चुन लिए बस। सदस्यों को मंत्री पद का लालच देकर समर्थन हासिल करने की भी कई बार क्या की जाती थी, कोशिश की जाती थी। उसके बाद संविधान भारतीय संविधान में मंत्री परिषद का आकार विषय पर आधारित है, तो आकार की सीमा जो है वो तो मैंने अभी आपको बताया, 51वां संशोधन है, बताया ना। 15% संशोधन के बाद क्या होने लगा, संशोधन के बाद संविधान के 91वें संशोधन 2003 द्वारा मंत्री परिषद के आकार को सीमित कर दिया गया। हुआ ना सीमित, पहले तो जो आया एड ऑन कर लिया, फिर धीरे धीरे क्या कर दिया, सीमित कर दिया। अब मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा और राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या की कितनी होती थी, 15%। 15% से ऊपर नहीं हो सकती।
पढ़ो एक बात देखो। तुम तो पढ़ते ही नहीं। आकार बढ़ने के मुख्य कारण क्या होते थे? जैसे कि समर्थन हासिल करना, अत्यधिक मंत्रियों की संख्या बढ़ जाती थी, तो फिर अपना राज ज्यादा हो जाना, ये चीज है। प्रधानमंत्री की भूमिका, शक्तियां, मंत्रिपरिषद का अस्तित्व। शपथ लेने के बाद ही मंत्रिपरिषद अस्तित्व में आते थे। शपथ लेना तो जरूरी है। यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे और उनकी मृत्यु हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाएगी। हाँ, खत्म। मान लो जैसे कि अभी जो हमारे लेटेस्ट है प्रधानमंत्री जी, अगर वो त्याग पत्र दे देते हैं बाई चांस कि भाई मुझे अब काम नहीं करना, मैं थक गया हूँ, बस बहुत है, जितना मैंने करना था मैंने कर लिया, ऐसा वो बोलते हैं और त्याग पत्र दे देते हैं, है ना? वैसे तो भगवान की उम्र बहुत अच्छी करे, बहुत अच्छे इंसान है, मुझे तो देख के बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो यहाँ पर ये है कि अगर वो त्याग पत्र दे देते तो उनके साथ जितने भी मंत्री जुड़े हुए ना, वो सारे के सारे जो है, सभा, उनकी लोकसभा जो है भंग हो जाएगी। प्रधानमंत्री से ही लोकसभा चलती है भाई साहब। फिर इलेक्शन दोबारा हो जाएगी। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद, दूसरी तरफ राष्ट्रपति संसद के बीच एक कड़ी का काम करता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री सरकार को केंद्रीय धुरी कहा था। क्या कहा था? केंद्रीय धुरी। निर्णय प्रक्रिया, वह मंत्रिपरिषद के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल होते हैं, सरकार की नीतियों का निर्धारण करते हैं। शक्तियों के स्रोत, उनकी शक्तियों के मुख्य स्रोत, मंत्रिपरिषद निर्णय लेता है, लोकसभा नेतृत्व करती है, अधिकार तंत्र वर्चस्व होता है, मीडिया तक भी कई बार पहुंच जाती है चीजें। गठबंधन सरकारों का प्रभाव 1979 के युग में देखने को मिला था। यहाँ पर कई सरकारें बनी, बहुमत समाप्त होने लगा। जब बहुत सारी सरकारें आके खड़ी हो जाती हैं, तो क्या होता है? किसी एक सॉलिड सरकार को क्या होता है? वोट नहीं मिल पाता। समझ रहे हो? जैसे कि मान लो ए बी सी डी, मिर्ची सरकार, पंखा सरकार, कूलर सरकार, ऐसे करके बहुत सारी सरकारें हो गई, तो लोग क्या करेंगे? चल पंखे को देते हैं, कोई कहेगा कूलर को देते हैं, कोई कहेगा इसको देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? सबको वोट मिल गए, कोई एक सरकार तो आ ही नहीं पाई गद्दी पे। तो इस वजह से गठबंधन की सरकारें बननी शुरू हुई थी। और प्रधानमंत्री शक्तियों पर कुछ समय सीमा लगा देते थे। त्रिशंक लोकसभा स्थिति में राष्ट्रपति के विशेष अधिकार महत्व बढ़ जाते थे, क्योंकि जहां गठबंधन की सरकार है वहां राष्ट्रपति का बोलबाला हो गया। सहयोगी में परामर्श, आपस में परामर्श नहीं बैठेगा, विचार विमर्श अनिवार्य नहीं हो पाएंगे, सरकारी कार्यक्रमों में तय करना मुश्किल हो जाए। तो प्रधानमंत्री क्या करता है? मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। ठीक है, इतना ठीक है। उसके बाद स्थायी कार्यपालिका, सिविल सर्विसेज की बात करते हैं। सिविल सर्विस मैंने आपको कल भी बताए थे कि शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री मंत्रियों के साथ नौकरशाही और प्रशासनिक मशीनरी भी आपको देखने को मिलती है। ये क्या होती है? ये आपके होते हैं आईएएस आईपीएस, वो लोग होते हैं आईएएस, ये लोग काम करते हैं जिनके लिए आप यूपीएससी का एग्जाम निकालते हो, अपने आप में टफेस्ट एग्जाम इन द होल वर्ल्ड ऐसा माना जाता है। कोई भी एग्जाम हो, मैं तो कह रही हूँ कोई भी निकाल लो, एसएससी निकाल लो, ट्रिपल एस भी निकाल लो। आज के टाइम में जो कंपटीशन का लेवल है, हर एग्जाम बहुत टफ है। हाँ, कोई भी एग्जाम निकालो। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं? ये पॉलिटिकल नेचर, उनके राष्ट्रीय दृष्टिकोण निष्ठापूर्वक लागू करते हैं, उनकी नीतियां क्या क्या है उन पे काम करते हैं। ठीक है, तो नौकरशाही है, मतलब नौकर तो है लेकिन शाही नौकर है। ठीक है। सरकार, केंद्र सरकार, देखो ये इनका आए वो गठबंधन करती है, सौंपी गई सरकार है, मतलब यहाँ पे इनका चयन होता है ना? वो कौन सी पिक्चर आई थी जिसमें वो गाना था, तेरी कायनात मेरे खाली हाथ? वो यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या बोलता है? उत्तर प्रदेश स्कूल, ऐसा कुछ बोलता है ना? तो ये चीज है, पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण मिलता है यहाँ पे, पद से हटाना। सेवाएं क्या है यहाँ पे? देखो ये चैप्टर अपने आप में ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है नहीं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर यही है कि सेवा आयोग द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है और यहाँ पर ये सरकार के लिए ही क्या करते हैं? काम करते हैं। ये परमानेंट होते हैं बेटा, जब तक इनकी उम्र होती है। राजनीतिक मामलों में ज्यादा दखल होता है, लेकिन नौकरशाही राजनेताओं का हाथ खिलौना बन जाती है। संविधान नौकरशाही को स्वतंत्र बनाने की कोशिश, लेकिन सरकारी कर्मचारी राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने के लिए अपने आप को सेव करते हैं। जवाबदेही रहती है इनकी। तो निष्कर्ष यहाँ पर यही है कि जो आधुनिक कार्यपालिका सरकार है ना, वो बहुत शक्तिशाली अंग है। अत्यधिक शक्ति के कारण इस पर लोकतांत्रिक नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये कुछ तो इसी के पास है, सारा कुछ तो आपने इसे दे दिया। मान लो मैं ये हूं, मैंने लॉ बना लिया, ठीक है। अब लॉ बनने के बाद क्या हुआ? लॉ बनने के बाद एग्जीक्यूटिव के पास चला गया, जो करेगा यही करेगा। इसके ऊपर भी है पावर, पावर के ऊपर पावर है कि जैसे लोअर से लेके ऊपर तक हायरार्की लेवल यहाँ पर भी है, लेकिन कुछ यहाँ गलत होगा तभी तो कोर्ट में आएगा। जब यही सब कुछ निपटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यही फंडा है। ठीक है, तो चैप्टर खत्म हो गया बेटा।
थैंक यू।